बस 17,50,000 हैं। क्यों भाई? अगर इतने अच्छे स्कूल है तो कूद कूद के बच्चों को आना चाहिए ना। कहाँ गए बच्चे? 2013 के चुनाव में आपकी पार्टी के पास लगभग 24% के आसपास वोट था, उससे थोड़ा ज्यादा ही था। 2020 के चुनाव में आप 4-4.25% के आसपास आ गए। 20% आप सीधे नीचे आते हैं। तो अगर आपने इतना कुछ दिल्ली को दे दिया और फिर उस ठीक उलट आपका वोट परसेंटेज आ रहा है, तो कारण क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो माहौल बना 11, 12, 13 में, उस माहौल का एक भी अगर आप बात बता दीजिए अगर तथ्य में आई हो। करप्शन के चार्ज हुए, कहीं नहीं दिख रहे। स्वयं बल्कि मैं तो उसमें बड़ा सम्मान से मैंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शीला जी के खिलाफ इतने ये इल्जाम लगाते थे, मुझे खुद मालूम था। कुछ नहीं, उस दिन निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप लोग 350 पेज के सबूत लेके घूमते थे, कहां गए वो सबूत? तो भारतीय जनता पार्टी तो मान गई। ठीक है, राजनीतिक हमला अलग होता है। इनसे मैं पूछ लेता हूं, 10 साल आप सारी फाइलों पे बैठे रहे हो, एक भी केस आपने लोकायुक्त में फाइल किया? एक भी केस आपने हाई कोर्ट में भेजा? आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था ना, बाकी तो सारे हथियार थे, भेज देते। आप तो रोज फाइलें लेके घुमाया करते थे, फाइलें निकाल निकाल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना। मैं आज आपके सामने क्यों बैठा हूं? मुझे तो तिहाड़ में रोटी बनानी चाहिए थी ना इनके हिसाब से। तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि नीरा और सीधा झूठ था। एक भी इल्जाम ये लोग, आप छोड़िए सिद्ध करना, उसको इंक्वायरी तक में भी ले पाए। मैं कह रहा हूं वो माहौल जो बना, उस माहौल को किसी कारण से हम अभी तक नहीं मिटा पाए। आज भी मैं देखता हूं, जब भी मैं कुछ कहता हूं तमाम ट्रोल लग जाते हैं। इनके मॉल्स का क्या हुआ, इनकी बसों का क्या हुआ, इनके घरों का क्या हुआ। अरे मेरे मॉल हैं, मेरी बसें हैं, मेरे घर हैं, तो प्रूव करो ना, पकड़ लो ना। ये लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं पीली बसें या लाल बसें मेरी हैं। मैंने एक डिम्स को चिट्ठी लिखी कि यार मेरी बसें हैं तो 10 साल से मुझे किराया क्यों नहीं मिला, भेज दो यार। और अगर मेरी बसें नहीं है तो कहो ना कि मेरी बसें नहीं है। कमाल है साहब, मेरी बसें दिल्ली सरकार इस्तेमाल कर रही है, मुझे 2 रुपया नहीं मिल रहा है, बदनाम मैं अलग सड़क पे होता फिर रहा हूं। आप ये तो कह मैं रहे ये कह रहा हूं, एक तो ये था। दूसरा क्या था कि क्योंकि हम एकदम बहुत कमजोर हो गए जिन हालातों से हुए, और हम उसके बाद एक तरीके से नेतृत्व नहीं बना पाए। आज हमको भले 5-6% वोट मिला हो पिछले चुनाव में, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का बेस वोट अभी भी 15-16% है। क्योंकि क्या है, बहुत सा हमारा ऐसा वोटर है जो हमको वोट देने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता है, और वो ये समझ रहा था कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी शायद, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को वोट करता था। क्योंकि वो हम लोग उस तरीके से पिछले 2 चुनाव में शायद लोगों के परसेप्शन में उस तरीके से लड़ते हुए नहीं दिखे। परसेप्शन अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। आज हम लड़ते हुए दिख रहे हैं। 2-1 महीने से आप देखिए, आप अगर टीवी पे चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, सड़क पे चले जाइए, चर्चा में चले जाइए, तो शीला जी की दिल्ली की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के वक्तव्यों की चर्चा हो रही है, हमारी टीवी में प्रेजेंस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो दिख भी नहीं रही सड़क पर। तो लोगों को अब यह परसेप्शन बन रहा है कि नहीं, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा वोटर है, जो विवशता से हमसे दूर चला गया था लेकिन हमसे कोई नाराज नहीं था, वो हमारे पास लौटेगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सा ऐसा वोटर है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जिसने एक दिल्ली देखी थी जो कांग्रेस ने बनाई, उसको लगेगा कि यार पिछले 10-12 साल में ना बीजेपी ने कुछ किया, ना आम आदमी पार्टी कुछ कर पाई। क्योंकि विकास अगर आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो बीजेपी के पास या भारत सरकार के पास भी तो डीडीए है। डीडीए भी तो दिल्ली में बहुत अहम भूमिका निभाता है। एमसीडी भी तो आपके पास थी, और एमसीडी को तो मालूम है सबने क्या दोनों पार्टियों ने मिलकर उसका बिल्कुल कर रखा है। तो उन पर भी सवाल उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता उनका जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर है उसको भी कोई कॉन्फिडेंस है या भरोसा है कि इनकी सरकार कुछ कर पाएगी। तो मुझे विश्वास है कि अगर हमने मजबूती से लड़ा और एक अच्छी विजन दी हमारे मैनिफेस्टो में, हमारा बहुत सारे वोटर हमारे पास लौट कर आएगा। शीला जी के खिलाफ 360 पन्नों का जो मामला आप कह रहे हैं कि झूठ था और माहौल तैयार कर केजरीवाल ने सत्ता में वापसी की या सत्ता में आए, आपके खिलाफ भी एक बयान है और आप कह रहे हैं कि डिफेमेशन का मुकदमा हम दायर करेंगे। बीजेपी फंड कर रही है कांग्रेस को, बीजेपी फंड कर रही है दीक्षित को। तो आप ये मुकदमा दायर करेंगे या फिर सिर्फ आप चुनाव के दौरान ही ऐसा कह रहे हैं? आपको उसमें गंभीरता दिख रही है? इन्होंने जब कहा कि मैं सैकड़ों करोड़ों रुपया कैश में ले रहा हूं, देखिए इनके क्या शब्द थे कि कैश में इनको पैसा मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये गंभीर आरोप है। अगर मैं कैश ले रहा हूं तो मुझे ईडी में पकड़ा जाना चाहिए, मेरे ऊपर पीएमएलए लगनी चाहिए, मेरे ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की करप्शन अलग। ठीक है, तो मेरा यह कि इतना अगर आप गंभीर आरोप लगाते हैं तो जो गलती हमने की 2013-14 में कि हमने डेफेमेशन नहीं किया, वो गलती अब मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं दोनों सिविल और क्रिमिनल केस कर रहा हूं।
उसमें समय यूं लगा कि मेरे लॉयर ने पहले जब हमको क्रिमिनल केस में हमने फाइल डिस्कस की, उसमें कुछ चेंजेस थे, वो करेक्ट हो गए। तो आज मैं फाइल करूंगा साइन करके क्रिमिनल केस, कल या परसों वो उसको दाखिल कर देंगे। और मेरे लॉयर साहब ने कहा कि शायद 7 तारीख तक हाई कोर्ट बंद है, क्योंकि मैंने 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा लगाया है, तो वो हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है। अच्छा। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मेरे को जो लॉयर ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है 7-8 तारीख के बाद करेंगे। फिर मुझे ये भी लगा कि 2 तारीख तक शोक भी है मनमोहन सिंह जी का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज कल में मैं दोनों फाइल करूंगा और दोनों सीरियसली लड़ूंगा। आप और बीजेपी, इन दोनों के बीच में जो आमना सामना रहता है वो ठीक है, समझ में आता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय से एक दूसरे के मुकाबले में हैं। आम आदमी पार्टी के साथ इतना ट्रस्ट डेफिसिट अगर आपका है, आप कहते हैं कि जहां जहां भी ये पार्टी बढ़ी है वो कांग्रेस का जमीन खा के बढ़ी है। अजय माकन कहते हैं कि एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल। आप कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल थी केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना। ये बार बार की गलतियां जो हैं आप करते रहते हैं और फिर बीच बीच में साथ आ जाते हैं, लोकसभा आप साथ लड़ जाते हैं, विधानसभा में, तो आपके ऊपर भी तो जनता का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। नहीं ठीक है, ये कभी कभी होता है, ये और पार्टियों के साथ भी होता है। नीतीश जी कभी साथ थे मोदी जी के, कभी खिलाफ थे। बहुत सी पार्टियां कभी साथ थी, कभी खिलाफ थी। नवीन पटनायक जी कभी साथ थे, कभी खिलाफ थे। एक समय में तेलुगु देशम इनके साथ था, कभी खिलाफ है, तो वो होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कभी कभी इन विरोधाभासी चीजों को ज्यादा अच्छे से कवर कर लेती है, हम पर थोड़ा सा सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, कम से कम मेरे हिसाब से किस तर्क से हमारी सीनियर लीडरशिप ने माना कि इनको इंडिया अलायंस का हिस्सा होना चाहिए। पहली चीज तो इंडिया अलायंस का यह हिस्सा थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, एक ब्रॉडर अलायंस में हम आए। और जब आप ब्रॉडर अलायंस में आते हैं तो और लोगों का मत भी उसमें होता है, फिर एक मतता नहीं होती है। कांग्रेस अलायंस करती लोकसभा में इनसे, तब हम इस बात को देख सकते थे। और पार्टियों में चलो, एक और बात थी कि हम लोग ये इस मत के थे कि इंडिया अलायंस इसलिए बना है कि नरेंद्र मोदी को हम मानते थे कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो देश के लिए, देश के हित में नहीं है, इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और उनको हटाना देश हित में अनिवार्य है। तो जो भी उस समय उस बड़ी लड़ाई में साथ आ रहा था, और 7-8 महीने से अरविंद केजरीवाल बार बार वही बातें दोहरा रहे थे जो राहुल गांधी जी सड़क पर कहते थे, तो लगा कि ठीक है, चलिए हमारे साथ बात करते हैं। उन्होंने कहा भी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, जबकि कोई इंडिया अलायंस ने कोई कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं किया था। और दिल्ली में बहुत सा ऐसा हमारा वोटर है जो आम आदमी पार्टी और हमारा वोटर है जो ऊपर में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। तो ये लगा कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो हम अपने वोटर को फोर्स करेंगे चूज करने के लिए कि बीजेपी के खिलाफ वोट देने की जगह आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट दे। तो उसमें एक इलेक्टरल सेंस जिसे कहते हैं, एक प्रैग्मेटिज्म था कि हम साथ आए। लेकिन अगर आप दिल्ली सरकार पर आते हैं तो जो जो आरोप हम लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी पे कि देश का अहित किया है, विकास नहीं किया है, वही सब आरोप हम यहां केजरीवाल पर लगाते हैं कि दिल्ली का अहित किया है, दिल्ली में ये काम नहीं कर पाए हैं, और इसलिए उसी तर्क से इनको हराना भी उतनी बड़ी जिम्मेवारी है और अपनी सरकार बनाना उतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितना हम समझते थे लोकसभा में एक साथ आने का। हमारा कम से कम आर्ग्यूमेंट ये, मुझे लगता है लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया। वो पार्टी जिसके बारे में, जिसके नेता के बारे में आप कहते हैं कि वो एंटी नेशनल है, वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। कुछ दलों की सहमति इंडिया अलायंस में जो लीडरशिप है उसको लेकर के भी बदली हुई थी कि राहुल गांधी कांग्रेस नहीं, वो टीएमसी होनी चाहिए। मैं टीएमसी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, और आम आदमी पार्टी भी वहीं खड़ी है। तो जिस गठबंधन की अगुवाई आपने की, ये माना जाता रहा है, उस गठबंधन के भीतर आप अलग थलग हो रहे हैं, और अलग थलग करने में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी बहुत सक्रिय है। तो इस तरह के अलायंस बीच बीच में आप साथ रहें फिर हटें, लेकिन ये तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक से दिखने लगा है। देखो, पहली चीज तो मुझे नहीं लगता कभी राहुल जी का नाम प्रोजेक्ट हुआ था, खुद भी उन्होंने नहीं प्रोजेक्ट किया, ब्रॉडर अलायंस ठीक है, लेकिन कांग्रेस उसको हाँ, लेकर इन्होंने जरूर इस बात पर कोशिश की है, लेकिन कर लो भाई। देखो, इंडिया अलायंस नेशनल लेवल के लिए बना है, ठीक है, वहां कोई लीडरशिप चाहता है मेरा नाम बने, किसी का नाम बने, नहीं बने, वो एक ब्रॉड अलायंस है। ये कहा जाता है कि जो जितने सीनियर नेता हैं वो मिलजुल के चीजें तय करेंगे, मिलजुल के चीजें तय करेंगे। कोई पार्टी चाहती है कि हमारे नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए, अभी तो कोई नेतृत्व का सवाल नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेशन का सवाल है। तो कोऑर्डिनेशन तो कोई भी कर सकता है 3-4 साल, जब बड़ा चुनाव आएगा और उसका नेतृत्व बनेगा और पार्टी तय करेगी कि हमें कोई चेहरा देना है, वो सवाल तब आएगा। इस समय कौन अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, कौन अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता है, ये कोई बहुत मेजर डिसीजन का कोई बात है नहीं। जब उस निर्णय लेने का समय ही नहीं है तो उस निर्णय के बारे में बात करना, कोई कुछ कहे ना कहे, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।
आम आदमी पार्टी को हम लोग जैसे बार बार कहते हैं ना, कभी कभी वो भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले लेती है कुछ चीजों पर। हो सकता है इंडिया अलायंस तोड़ने की भी सुपारी लियो, मैं इसमें आश्चर्यचकित नहीं होगा, क्योंकि उनका तो लड़ाई हमसे थी ना दिल्ली में। हमने तो कभी नहीं कहा था कि दिल्ली में हम अलायंस करेंगे। दूसरा, 2 या 3 महीने पहले इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल राय, याद है, वो स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा। हमने तो उस समय नहीं कहा था अलायंस नहीं होगा। तो अलायंस किसने तोड़ा दिल्ली में? हमने तोड़ा क्या? था ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना भी हम तो पहले भी चाहते थे, लेकिन हम इंडिविजुअली नहीं चाहते थे। पार्टी ने तो कोई वक्तव्य नहीं दिया था, सबसे पहले तो गोपाल राय ने दिया। तो अगर आप कहते हो कि हम चुनाव आपके साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर क्या हम आपके भजन गाएंगे सड़कों पे? हम आपकी आलोचना करेंगे ना, आपने जो दिल्ली में नहीं किया उसको रेखांकित करेंगे ना। जब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं तो एक दूसरे के गले में बाहें डाल के लड़ेंगी या आमने सामने लड़ेंगी? ये तो बड़ी रिडिकुलस बात है ना। हम आपकी तारीफ करेंगे क्या? आपका जहां जहां आपने बदमाशी की, हमको जहां जहां लगता है आपने भ्रष्टाचार किया, जहां जहां आपने काम नहीं किया, जिन आंकड़े में आपको दे रहा हूं कि आप छोटी चीज को बड़ा दिखा रहे हो, काम कुछ नहीं किया, इसका उल्लेख तो हम करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। हम एक स्वाभिमानी रिस्पेक्टेबल पार्टी हैं, हम अपना काम करेंगे। अभी हाल ही में आपने एक शिकायत की कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है और पंजाब की टीम जो है इंटेलिजेंस की, वो मेरे घर के आसपास देखी जाती है। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इसकी शिकायत की है। उस मामले में बात आगे बढ़ी कुछ? जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पास में गया था लेकर और उनको पत्र दिया था, और उसके बाद मुझे यहाँ लोकल थाने से भी फोन आया है कि वो ऐसा कुछ हुआ है, आप जो जगह बता दीजिए क्या। तो मैंने उनको बता दिया, बाकी वो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो जानेंगे। इतना मुझे मालूम है कि मुझे लोकल थाने से फोन आया था। स्वाभाविक है कि जब लोकल थाने से फोन आया था तो जो भी पुलिस के आला अधिकारी रहे होंगे उन्होंने उस पर कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा। तो वो फील्ड पर क्या कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस बेहतर जानेंगे। अभी हाल में मैंने कई बयान आपके देखे, अरविंद केजरीवाल का जैसा घर है वैसा तो घर मैंने देखा ही नहीं कभी। हालांकि वो कई बार इसके लिए तर्क देते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आवास बनवाया गया था, वो किसी व्यक्ति का नहीं था। जो भी मुख्यमंत्री होगा उसमें रहेगा, लेकिन आप उसको लगभग चुनावी मुद्दा सा बनाता हुआ दिख रहे हैं। भाई हमने क्या सभी मना रहे हैं? क्योंकि किसने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा? मैंने तो नहीं कहा ना। किसने कहा कि अय्याशी से आलीशान जगहों पे नेताओं को नहीं रहना चाहिए? किसने कहा कि नेताओं को सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी आम आदमी की होनी चाहिए? भाई इस तरीके की ये फिल्मी टाइप की जो डायलॉग हुआ करते थे, कौन दे रहा था पब्लिक को? कौन लोगों से जाके कह रहा था कि मैं ही आम आदमी हूं, ये सब जितने नेता हैं केवल आपके पैसे से अय्याशी करते हैं? मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा ना। तो अपने मापदंडों पे खड़े उतरो ना भाई। मैं कौन सा कहता हूं कि अच्छा मकान नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का, लेकिन अच्छा मकान, सुविधा युक्त मकान और आलीशान मकान में फर्क है। आपने भी बहुत मुख्यमंत्रियों के घर देखे होंगे, शीला जी का भी घर देखा था, उनके 12 एसी तो अनैतिकता की निशानी है। और आपके आज अपने जिस तरीके का मकान बना दिया वो बड़ा नैतिक। शीला जी के अपने घर में रहती थी, अगर वो चुनाव हारती और अगर किसी नए मुख्यमंत्री को मिलता तो उस मकान पे भी तो नया मुख्यमंत्री रहता ना। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस मकान पे गए, उनको भी वही सुविधा मिली थी जो शीला जी को मिली थी, वो भी वही 12 एसी चलाते थे। तो उस पर आप सवाल क्यों नहीं करते? मतलब ये बहुत मजे की बात है भाई। दूसरे पे आप जो चाहे कह लो, खुद उससे डबल जाकर आप उल्टे सीधे काम। आपके मापदंड से, मेरे मापदंड नहीं है, आपके मापदंड नहीं है, आम आदमी पार्टी के हैं। किसने एफिडेविट में कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे? संदीप जी ये कह रहे हैं कि राजनीति और राजनेता दोनों को कैसा होना चाहिए, यह जो लाइन केजरीवाल ने खींची उससे बहुत दूर जाकर उन्होंने राजनीति की, और उस लाइन पर उसको वोट मिला है। ये भी देखिए, चलो उस लाइन पर वोट नहीं मिलता, यानी आपने वोटर के बीच में जो अपनी इमेज दी, वो इमेज पर आप खरा छोड़िए, आप उसके विपरीत पहुंचे हो, तो सवाल तो बनता है ना आप पर। मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि अब आप नई दिल्ली से चुनाव में हैं, शीला जी आखिरी बार अरविंद केजरीवाल से उसी सीट पर हारी हैं। ये लड़ाई आपके लिए स्वाभिमान की है, मां की हार का बदला लेने के लिए है, या लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक पार्टी के उम्मीदवार को हराने भर की? नहीं, दूसरी वाली है। देखिए, कोई भी आदमी चाहेगा कि आप पार्टी हारती है, पार्टी वापिस आए। हार तो मैंने बहुत देखी है। हम लोग, मेरे दादाजी पार्टी में रहे, 77 में कांग्रेस हारी, उसके बाद 89 में हारी, स्वयं शीला जी 89 में हारी, फिर ये उसके बाद उन्नाव से खड़ी हुई, वहां हारी, यहां पूर्वी दिल्ली से खड़ी हुई, हारी। तो हार जीत होती रहती है। और अगर आप राजनीति में हैं, खासकर क्योंकि मेरा परिवार राजनीति में रहा है, मैंने हार जीत देखी है, तो हार जीत कोई बड़ी नई चीज नहीं होती है। हाँ, जिस तरीके की इल्जाम लगाए गए हैं, जिस तरीके की बातचीत कही है, वो एज ए सन
एक बेटे के रूप में मैं डिफेंड करूंगा और मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत हो गया है, बहुत आपने बकवास कर लिया, बहुत आपने झूठ परोस लिया, तो पर वो लड़ाई में अलग लड़ूंगा। यहां देखिए जरूरी बात क्या है, दिल्ली में अगर मैं सच्ची में व्यक्तिगत रूप से चाहता हमेशा इनको हराना, तो पहले भी मैं नई दिल्ली में राजनीति करता, मैं तो ईस्ट दिल्ली में करता था, और इस दिल्ली में भाई ठीक है वहां सांसद रहा हूं, जो भी पार्टी से जिम्मेवारियां मिलेगी उस तरीके से मैं राजनीति करूंगा। काफी समय तक मैं उतना सक्रिय भी नहीं था, क्योंकि शायद दिल्ली की कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस नहीं चाहती थी मैं उतना सक्रिय हूं। आज उन्होंने कहा कि आप लड़ो, मैं तो सीट भी नहीं मांग रहा था नई दिल्ली की, ये मैं नहीं कह रहा कि नई दिल्ली की सीट अच्छी नहीं है, लेकिन ये हुआ कि नहीं आप बलशाली दल बल के साथ यहां लड़ोगे, मैं इसलिए नहीं मांग रहा था क्योंकि स्वाभाविक होता है कि आदमी अगर एक एरिया में एक्टिव है तो आदमी उस एरिया में ही पार्टी से आशीर्वाद चाहेगा। बाकी पार्टी तो जहां भी आशीर्वाद है, ये तो नहीं है ये कोई अलग एरिया है, ये मेरा आपकी देखा बात हुआ से है, एक जाना हुआ सवाल है। एक सवाल निकलता है वो कि हाईली प्रेस्टिजियस सीट है ये और पार्टी ने आपको वहां उतारा है। जी। क्या इस बात का संकेत माना जाए कि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बने तो संदीप दीक्षित सीएम का चेहरा होंगे? सब देखो पहले मैं सिर्फ सीट और ओके, संदीप ठीक, दीक्षित की नहीं, ताकत के एक तो लिहाज क्या से कह ये रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है, ये तो बाई चांस है कि शीला जी यहां से थी, शीला जी को चैलेंज किया, केजरीवाल यहां बन गए। ओके, इसके पहले मदन लाल खुराना जी सब थे, वो कोई यहां से तो सीएम थे नहीं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक तो हमेशा